नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन और स्वागत एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में पेपर नंबर 3। देखिए, आपको फिर बता देता हूं कि टेलीग्राम जो है वो 30 तारीख तक जो है वो बंद रहेगा। नीट पेपर जो है उसकी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए जो है सरकार द्वारा जो भी फैसला लिया गया है कि 30 तारीख तक टेलीग्राम पर किसी प्रकार का कोई संचार नहीं होगा। तो इसीलिए आपके टेस्ट के जो अगले टॉपिक हैं वो आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन में देखिए, आप एक आपको लिंक पिन किया हुआ है, उस चैनल पर ही आपको सारी जानकारी मिलेगी। अगला टॉपिक भी वहीं मिलेगा, प्लस इसके साथ आपको जो प्रतिभा खोज परीक्षा वरिष्ठ अध्यापक की जो होने वाली है उसके सेंटर से संबंधित या उसके रजिस्ट्रेशन से संबंधित, रोल नंबर से संबंधित सारी जानकारी वहीं पर मिलेगी। क्लियर है? तो इसलिए आप उस चैनल को जरूर ज्वाइन करें ताकि आप अपडेट रह सकें। और सेट को लेकर भी आगे जो क्या रणनीति है, रीट को लेकर क्या रणनीति है और क्या स्ट्रेटेजी वगैरह प्लानिंग जो भी है, नेक्स्ट जो भी चर्चा वो सारी उसी चैनल पर मिलेगी 30 तारीख तक। उसके बाद फिर से हम टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, प्लस आपको शानदार मोटिवेशन वगैरह भी मिलता रहता है। और वो एक सेफ चैनल है, व्हाट्सअप चलाते हैं उन बच्चों के लिए बेस्ट है। ठीक है, जो टेलीग्राम नहीं चलाते उनके लिए मतलब एक तरह से है कि कुछ बच्चे टेलीग्राम नहीं चलाते, कुछ व्हाट्सअप नहीं चलाते, तो आप दोनों के लिए अलग अलग चैनल हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इस चैनल को ही प्राथमिकता देनी है। चलिए, धन्यवाद। तो 2 पेपर अच्छे थे, तीसरे पेपर की ओर चले हम। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो था रीतिकार, और हिंदी फाउंडेशन बैच की विशेष जानकारी आपको देंगे। शून्य से शिखर तक फ्रेशर बैच होगा, राजस्थान का 1 नंबर बैच साबित करके रहेंगे, और आज तक जो बोला है वो करके दिखाया है। इस बार भी हम ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं। अभी तक पूरी प्लानिंग सेट नहीं हुई है, इसीलिए मैं इस पर पूरी वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन आपको बता रहा हूं कि जल्दबाजी मत करिएगा। चलिए, पहला ही प्रश्न आपके सामने है कि रीति मुक्त काव्य की प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है। तो रीति मुक्त, पहले चीज यहां ध्यान दीजिए, रीति मुक्त और फिर है प्रवृत्तियां। तो रीति मुक्त में कौन सी प्रवृत्ति है जो नहीं थी? रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन प्रायः व्यथा प्रधान है। क्या उनके प्रेम वर्णन में पीड़ा है, विरह है, वियोग है, विप्रलंब है? रीतिमुक्त कवियों के वर्ण्य विषय और उनकी वर्णन शैली दोनों रीतिकालीन काव्य परंपरा से बंधे हैं। तो यहां पे ये कह रहे हैं कि रीतिकालीन रीतिमुक्त कवि जो हैं उनके द्वारा जो भी वर्णित किए गए विषय हैं और उनकी जो वर्णन शैली है वो एक तरह से देखा जाए तो रीति, एक परिपाटी, एक शैली विशेष से बंधी हुई है। क्या ऐसा है क्या? रीतिमुक्त काव्य धारा पर फारसी की काव्य प्रवृत्तियों का प्रभाव दिखाई देता है, बिल्कुल दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रीतिमुक्त काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहां पर भी ये सही है, ये भी सही है। अब इसको मैं थोड़ा अगर समझाने का प्रयास करूं कि रीतिमुक्त काव्य धारा पर फारसी की काव्य प्रवृत्तियां, फारसी की काव्य प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? देखो, इसको बहुत आसानी से एक छोटी सी चीज से समझ सकते हो कि भारतीय संस्कृति है, उसमें जो परमात्मा है वो ईश्वर है, यानी वो पुरुष है, और आत्मा स्त्री है। ठीक है, स्त्री पुरुष के लिए भटकती है, समझ गए बात? उसके लिए तपस्या करती है परमात्मा को, पुरुष को प्राप्त करने के लिए। मतलब लौकिक रूप में स्त्री पुरुष है और अलौकिक रूप में आत्मा परमात्मा। जो सूफी काव्य है उसमें क्या है? स्त्री परमात्मा है, पुरुष आत्मा है। यहां पर क्या है? घनानंद पुरुष है, घनानंद पुरुष है, आत्मा है, परमात्मा सुजान है। तो ये फारसी शैली से मैच खाती है, इसीलिए ये कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये किसी परिपाटी से बंधे हुए नहीं थे, इसीलिए तो इनका नाम रीति मुक्त है। नेक्स्ट, रति आदि स्थायी भावों को, जो भी रति जो हमारे मन में पहले से विद्यमान होती है, ये स्थायी भाव होती है रति, है ना? तो रति आदि जो भी शेष स्थायी भाव है अदर रसों के, उनको प्रकाशित करने वाली जो आश्रय की जो बाह्यगत चेष्टाएं होती है वो क्या कहलाती है? आश्रय की बाहर, देखो, जैसे ही आश्रय की चेष्टाएं पूछेगा ना, आपके दिमाग में सीधा अनुभाव आना चाहिए, क्योंकि आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत ही आती है। नेक्स्ट, रचना और रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित विकल्प नहीं है। जो ज्ञानदीप, शेख नबी, अनुराग बांसुरी, उस्मान, हंस जवाहिर, कासिम साहब, मधु मालती, मंजन, तो ये यहां पर सारी की सारी सही है। लेकिन यहां पे अनुराग बांसुरी जो है 1764 की रचना है, और किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की रचना है। किसकी है? वहीं उस्मान की रचना कौन सी है? उस्मान की रचना है चित्रावली, और चित्रावली 1613, मेरा नहीं चित्र तेरा है। तो यहां पे अनुराग बांसुरी वाला जो है वो बिल्कुल गलत है, बाकी तीनों के तीनों इसमें सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे। यह अनोखी मैत्री किनके मध्य थी?
यह अनोखी मैत्री हल्को और मुन्नी, हल्को और सहना, हल्को और जबरा, मुन्नी और जबरा। तो ये आपने कहानी पढ़ी है तो आप सब जानते हैं ये हल्कू और जबरा के मध्य की मैत्री की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शेखर जोशी दाज्यू, धर्मवीर भारती सिक्का बदल गया, निर्मल वर्मा परिंदे, कृष्णा सोबती बादलों के घेरे। तो यहां पर आपको बताना है कि धर्म सिक्का बदल गया क्या इनकी है क्या? सिक्का बदल गया रचना किसकी है? कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या यह कृष्णा सोबती का है या नहीं है? देखो दोनों मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूं, क्या यह कृष्णा सोबती का है या नहीं है? अगर नहीं है तो फिर किसका है? कमेंट बॉक्स में बताओ। लेकिन धर्मवीर भारती का ये नहीं है। ज्ञान विरह को अंग की उलटबासी, ज्ञान विरह का जो अंग है कि उलटबासी, समुंदर लागी यागिर नदियां जली कोयला भई, देख कबीरा जागी मच्छी रूखा चढ़ी गई। अद्भुत रस है इसके अंदर, अद्भुत रस है। तो इसमें समुंदर है, नदियां है, मच्छी है, ये असल में किसके प्रतीक हैं? ये असल में किसके प्रतीक हैं? तो समुद्र बहुत विशालता का प्रतीक है, मतलब ये यहां पे संसार का प्रतीक है। और समुद्र में आकर नदियां मिल जाती है, यानी वासनाएं, संसार में वासनाएं। और मच्छी, मच्छी यानी मच्छी किसको कहा जा सकता है? मच्छी कहा गया जीवात्मा को। आत्मा या जीवात्मा एक ही चीज है। तो यहां पे संसार, वासनाएं और जीवात्मा। नेक्स्ट, कहानी संग्रह तथा कहानीकार का मिलान करते हुए सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनना है आपको। तीन निगाहों की एक तस्वीर, फिर वसंत आया, मुखौटा और जहर, ठहरा हुआ। ये 4 कहानियां अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न था और आप सबको इसके बारे में याद है कि तीन निगाहों की एक तस्वीर तो है मन्नू भंडारी की। किसकी है? मन्नू भंडारी की। फिर वसंत आया, ये है आपके उषा प्रेमवदा की। और मुखौटा जो है वो है आपके ममता कालिया की। और जहर ठहरा हुआ ये है आपके चित्रा मुद्गल की। तो यानी ये 4 कहानियां इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कोई एक कहानी आपको पूछी जा सकती है, तो तैयार रहना। इसका उत्तर हो जाएगा A3, B1, C2, D4। अगला प्रश्न है कि यह भी फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, रीति काल के प्रतिनिधि कवि बिहारी हो, मतीराम हो, पद्माकर हो, ये रसिक ही थे, ये प्रेमी नहीं थे। ये सिर्फ रसिक थे, क्योंकि ये प्रेम को सिर्फ बाहरी उछल कूद से ही देखना चाहते थे। ये बिहारी वगैरह जो है, इन्होंने मतलब स्वानुभूत प्रेम नहीं था इनका। इनका प्रेम कृत्रिम कह सकते हो आप। इनकी सौंदर्य भावना विषयगत न होकर विषयगत थी। रीतिकाल के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र के उपयुक्त तत्व, तो ये मैंने जब फर्स्ट ग्रेड का पेपर सॉल्यूशन करवाया था तब भी व्याख्या की थी। ध्यान रखें, विषयगत न होकर विषयगत थी, विषय के प्रति नहीं बल्कि विषय के प्रति थी। तो यहां उल्टा दे दिया है। तो इसमें उस वक्त शायद मैंने दोनों कथन सही बताए थे, लेकिन अभी आरपीएससी के द्वारा जो उत्तर माना गया है उसमें माना गया है क सही और ख गलत माना गया है। यह आरपीएससी ने माना है, इसलिए मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट में जो आरपीएससी की आई है उसके अकॉर्डिंग ए सही और बी को गलत माना गया है। ठीक है, तो यानी ये तो फिर हिसाब से देखा जाए तो गलत हो जाता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि भाई इनकी सौंदर्य भावना, हाँ ये तो गलत हो ही गया। ठीक है, नहीं फिर तो मैंने सही बताया था, सही बताया था। ठीक है, मेरे तो कोई चूक गई दिमाग से। चलिए, ये उसी वक्त सॉल्यूशन में भी सही बताया था और यही आज मैं बता रहा हूं। ऐसा मुझे ऐसा लगा, ऐसा आभास हुआ कि शायद मैंने वहां कुछ बता दिया, फिर अब याद आ गया कि मैंने विषयगत और विषयगत दोनों की व्याख्या करते हुए ए सही और बी गलत बताया और यही आरपीएससी ने माना है। ठीक है, ओके है, टेंशन नहीं है। चलिए, कबीर के अनुसार उत्तर दक्षिण के पंडित क्या विचार कर रहे हैं कि जल में आग कैसे लग गई, या बिना जल के खिले कमल के बारे में, या ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए, या पूजा विधान के जो हैं उपायों के बारे में। तो इसका उत्तर आप लोगों ने दे दिया होगा, जल में आग कैसे लग गई। उत्तर और दक्षिण के पंडित जो हैं वो इसी बात पर विचार कर रहे हैं। पूस की रात कहानी में हल्कू के पास कितने रुपए थे? पूस की रात कहानी में हल्कू के पास 2 रुपए थे, 8 रुपए थे, 4 रुपए थे या 3 रुपए थे। और आप सब जानते हैं कि रुपए थे 3। कितने रुपए थे? 3 रुपए थे। नेक्स्ट, रस एवं उसके विरोधी रस, असंगत क्रम। रस और उसके विरोधी रसों को लेकर है कि कौन सा किसका विरोधी। देखो क्लियर है, विभत्स का श्रृंगार क्लियर है,
ये भी क्लियर है। अद्भुत का जो अद्भुत है वो रौद्र कैसे हो सकता है, तो रौद्र है, लेकिन रौद्र का वीर नहीं हो सकता, ये इसका विरोधी नहीं है, ये इसका मित्र हो सकता है, मगर ये विरोधी रस नहीं है। कबीर के अनुसार जीवात्मा रूपी दीपक, यानी जीवात्मा को क्या कहा है, दीपक, ज्ञान रूपी ज्योति, ज्ञान को क्या कहा है, ज्योति, अग्नि रूपी शिक्षा में गिरकर, अग्नि रूपी शिक्षा में गिरकर कौन नष्ट हो रहे हैं। इस प्रश्न से 3-4, देखो इसका तो मुझे नहीं पता, अगला जो पेपर मैं लूंगा ना, आधुनिक काल में भारतेंदु और द्विवेदी, उसका टॉपिक है ऐसा, तो मैं आज वो पेपर सॉल्यूशन अभी देख रहा था, मैं आपको बताऊं कि उसमें तत्सम तद्भव वगैरह अगला टॉपिक के अंदर है। तो ऐसा लगा कि फर्स्ट ग्रेड में कुछ प्रश्न तो उस पेपर से, आधुनिक काल के जो हमने प्रश्न बनाए हैं और जो टॉपिक हैं अगले, मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, उस लिंक से आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ऐसा लगता है हमारी टेस्ट सीरीज जो थी ना ऑफलाइन, अगर उसने किसी भी बच्चे ने अगर ढंग से पढ़ रखा है, एक एक क्वेश्चन को ढंग से देख रखा है, आप यकीन माने वो बच्चा रहेगा नहीं। अब वो चाहे गलत करके आ गया, अपने जानबूझ के गलत कर दिए, अनजाने में गलत कर दिया, घबरा कर गलत कर दिया, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। विरह रूपी सर्व संत संप्रदाय, चक्रवात पक्षी, विषय वासना रूपी पतंगा, तो गिरकर कौन नष्ट हो रहा है, विषय वासना रूपी पतंगा गिरकर नष्ट हो रहा है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस के स्वरूप के संबंध में असंगत विकल्प छांटना है। जो रस का स्वरूप है उसके संबंध में अब मुझे बताओ, आप लोग रेगुलर जो बच्चे हो, अवन गोस्वामी हैं, जुनून आईडी है, लक्ष्य है, इसी तरह सीमा है, ऐसे बहुत से नाम मुझे याद आते हैं, कुछ लड़कों के नाम भी हैं। तो आप सब जानते हैं, हजार बार अपने जब भी कभी काव्य शास्त्र का क्वेश्चन आया तो अपने एक बात बोली थी कि रसानंद वास्तविक ब्रह्मानंद नहीं है, बल्कि ब्रह्मानंद सहोदर है। मैं ये नहीं कह रहा कि देखो मैंने तुम्हें क्या बता दिया, मैं ये कह रहा हूं कि जो आपको यहां पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर पेपर नहीं है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उसके पीछे जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग स्वयं हो, बाकी पेपर इससे बाहर नहीं जा रहा है। अगर तुम ये 10 पेपर भी ढंग से देख लोगे ना तो भी तुम्हें इसका आभास हो जाएगा। रस का उदय वहां होता है जहां सतोगुण उद्रेक होता है, बिल्कुल होता है, सत्व उद्रेक में एक स्थिति है, रसानुभव अन्य ज्ञान से रहित है, बिल्कुल। रस का जब उदय होता है तो हम अन्य ज्ञान जो है तिरोहित हो जाते हैं। रस का प्रकाशन आत्म चैतन्य होता है, मतलब इसका मतलब यही हुआ कि रस का जो आनंद रहता है वो शरीर नहीं लेता, वो हमारी आत्मा लेती है। हमें जो प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, वो शरीर को थोड़ी होती है। जो हम स्वाद, बड़ा मजा आया, आम बड़ा शानदार, ना ये कि कौन ले रहा है स्वाद, आत्मा ले रही है, शरीर की औकात नहीं है। अगर शरीर की औकात है तो मुर्दे को आम खिला के देखो, जूस पिला के देखो, उसको स्वाद आता है क्या, नहीं आता। तो ये सारा आनंद आत्मा का आनंद है। आलंबन, आलंबन हमेशा याद रखें, जहां जहां आलंबन आता है मैं हमेशा बताता हूं, और मैंने काव्य शास्त्र के एमसीक्यू करवा रखे हैं, देख लेना एक बार। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, भारतीय काव्य शास्त्र की जो क्लास है 10 के 10 क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के उसी क्लास में से है। आलंबन की चेष्टाओं को और अधिक प्रभावशाली बनाने के कारण या साधन कहलाते हैं। जो आलंबन की चेष्टाएं हैं उनको और अधिक प्रभावशाली बनाने के कारण या साधन क्या कहलाते हैं, उद्दीपन, आश्रय, आहार्य या अनुभाव। देखिए, अगर विषय की चेष्टाएं होगी तो वो उद्दीपन में आएगी, ठीक है, वो आएगी उद्दीपन में, ठीक है। उद्दीपन 2 प्रकार का होगा, स्वकीय और परकीय। तो याद रखें, जो विषय की चेष्टाएं होती है वो उद्दीपन की होती है, जो आश्रय की चेष्टाएं होती है वो अपने अनुभाव में जाती है। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है, तो आप सभी जानते हैं हत्या नामक कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। इनमें से कौन सा कथन असंगत है, अंतःकरण की भावनाओं के अनुकूल मन में हर्ष विषाद के उद्वेलन को मानसिक अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, मानसिक अनुभाव। कृत्रिम वेशभूषा को कायिक अनुभाव कहा जाता है। ये तो गलत लग रहा है मुझे 16 में, तो क्योंकि जब वेशभूषा बात आ गई, वेशभूषा तो किस में आती है, आहार्य में आती है, तो यहां पे गलत तो ये हो ही गया। भानुदत्त ने अनुभाव के 4 भेद माने हैं, सात्विक, मानसिक, कायिक और आहार्य। आलंबन, उद्दीपन आदि के कारण आश्रय के हृदय में उद्बुद्ध भावनाओं का प्रकटीकरण अनुभाव के अंतर्गत आता है।
निम्नलिखित कृतियों को उनके कवि आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। रस रहस्य, रस सारांश, कवि कुलकल्पतरु, ललित ललाम। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। देखो, रस रहस्य किसके? कुलपति मिश्र। तो यहां पे रस सारांश किसकी है? सॉरी 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 सॉरी, हाँ, रस सारांश किसकी है? भिखारी दास की है। कवि कुलकल्पतरु चिंतामणि की है। और ललित ललाम जो है मतीराम के। 2-1-4-3, 2-1-4-3, 2-1-4-3। नेक्स्ट, शुक्ल जी ने लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य का कवि किसे कहा है? लाक्षणिक, मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य का कवि किसे कहा है? तो वो कहा है घनानंद बिहारी देव, या किसको कहा है? तो वो कहा है घनानंद को। मतीराम के बारे में एक असंगत कथन आपको यहां दिया हुआ है और आपको उसी असंगत कथन को खोजना है। बताओ, देखें, मतीराम के बारे में असंगत कथन, असंगत कथन। ललित ललाम में शब्दालंकारों का वर्णन है। ललित ललाम में शब्दालंकारों का वर्णन है। बिहारी सस्सई की प्रसिद्धि से प्रेरित होकर कवि ने मतीराम सस्सई लिखी थी। मतीराम सस्सई में रसराज और ललित ललाम में आए हुए बहुत से दोहे संग्रहित कर लिए गए हैं और रसराज श्रृंगार रस का ही ग्रंथ है। देखो, असंगत है कि ललित ललाम में शब्दालंकारों का वर्णन किया गया, यहीं पर यह गलती है। तो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है, क्या यहां पर शब्दालंकारों के साथ अर्थालंकार भी है या ये केवल अर्थालंकार है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये गलत क्यों है? कमेंट में जरूर लिखें। अब मैं कमेंट में इसलिए लिखने के लिए नहीं कह रहा कि मेरे कमेंट ज्यादा हो जाएंगे, है ना। ये इसलिए है ताकि मुझे ये पता चल सके कि कौन कौन क्वेश्चंस यहां तक पहुंचा है। कुछ लोग वीडियो खोलते हैं, हाँ ये तो आते हैं मुझे क्वेश्चन, चलो भाई हो गया काम। आप लोगों ने प्रतिभा खोज परीक्षा का चाहे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, याद रखें जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के बच्चे हैं उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना, इसके अलावा सभी बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जो बच्चे ऑनलाइन दूर दराज क्षेत्रों से, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। जो 8 शहरों से हैं जहां सेंटर है हमारे, वो ऑफलाइन करें, पेपर जरूर देवें। फर्स्ट ग्रेड में बहुत से मैडमों का कॉल आया था, जो भी बहनें हैं उनका कॉल आया, बोला सर हम आपके एमसीक्यू हम यूट्यूब पे ही हल कर लेते थे, टेस्ट हमने आज तक नहीं दिया। टेस्ट देना भी ऑफलाइन दो, बहुत बेटर है। नहीं दे सकते तो ऑनलाइन दो, ये प्रैक्टिस कहलाएगी, ये टेस्ट नहीं कहलाएगा। इस चीज को दिमाग में रखना, इसलिए आप टेस्ट जरूर देवें। बिहारी सस्सई की प्रसिद्धि से प्रेरित होकर कवि ने मतीराम सस्सई लिखी है। बिहारी सस्सई की प्रसिद्धि से प्रेरित होकर कवि ने, अच्छा ये तो हो ही गया, खैर चलो। निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशवदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है? अब बताओ। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, तो यह बात तो रामचंद्र शुक्ल ने कही है। दूसरा है, उनमें वह सहृदयता भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। अब बताओ, देखिए, क्या यह बात भी कही है? क्या यह बिल्कुल कही है। उसके बाद में है, वे संस्कृत साहित्य सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। सत्य है, यह बात भी कही। अपनी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया है, ऐसा शुक्ल कहीं नहीं लिखते हैं, तो यह गलत है। तो केवल 1, 2 और 3 ही सही माने जाएंगे। असंगत कथन छांटना है आपको, तो यहां पे तो असंगत आराम से मिल गया आपको। क्या मिल गया? कृष्णा अग्निहोत्री, मतलब अग्नि में भी आदमी जिंदा है। मंजुल भगत, जो भगत होते हैं वो टूटे हुए इंद्रधनुष से भी खुश रहते हैं। मधु कांकरिया, कांकर जो है वो मरुस्थल में फेंक कर आ गई है ना, ताकि मरुस्थल गंदा हो जाए। लेकिन चित्रा मुदगल का मुखोटा नहीं है, बल्कि मुखोटा तो है ममता कालिया का। किसका है? ममता। हाँ, याद रखो ना, काला मुखोटा है। मुखोटा कैसा है? ये मुखोटा बार बार आ रहा है, तो मतलब ये काला मुखोटा है ना। ममता कालिया का है, काला मुखोटा है। नेक्स्ट है, एको रसय करुणा, मतलब एक विद्वान है जो ये कहते हैं कि रस तो केवल एक ही है, और वो है केवल और केवल एक ही रस है, और वो है करुण रस। ये कहने वाला कौन हो सकता है? भवभूति है क्या? भवभूति कहते हैं करुणा एवं एको रसय, करुणा एवं एको रसय, करुणा की सचर। ये मुझे ऐसा डाउट क्यों हो रहा है कि विश्वनाथ क्यों जा रहा है दिमाग में? अगर आपको गलत लगे तो जरूर बताना। हिंदी के रीतिकालीन कवियों की स्रोत सामग्री की दृष्टि से असंगत विकल्प है। श्रृंगार रस और नायक नायिका
भेद के लिए भानुदत्त की रसमंजरी का सहारा लिया। रीतिकालीन कवियों की स्रोत सामग्री की दृष्टि से असंगत। अच्छा, ठीक है, इन्होंने रीति निरूपण के लिए ध्वनि परवर्ती उन्हीं आचार्यों को आना अपना आधार बनाया जिनके ग्रंथ सुबोध थे। छंद विवेचन के लिए रस तरंगिणी का आश्रय मुख्यतः लिया। जब छंदों का विवेचन कर रहा है तो रस तरंगिणी का सहारा क्यों लेगा? यही गलती कर दी। सर्वांग विवेचन हेतु काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण का सहारा मुख्यतः, बिल्कुल सबसे ज्यादा सहारा लिया था काव्य प्रकाश और फिर है साहित्य दर्पण। हेतु हेतु मद भूतकाल, भूतकाल तो है, यदि मुझे थोड़ा सा भी समय मिल जाता तो मैंने पुस्तक पढ़ ली होती। ठीक है, भूतकाल में बात हुई, हो सकता है राधा कहानी सुनाए, ये तो भविष्य में बात हो रही है, ये तो भविष्य में हो रही है। मेरा नंबर आने से पहले ही वैक्सीन समाप्त हो गई, ये भूत तो है, मगर ये जो है भूत तो है, मगर ये कैसा भूत है? ये सामान्य भूत है। ये कैसा भूत है? सामान्य। वर्षा रुक गई होगी, ये संभावना है, रुक गई होगी शायद, देख क्या बात, रुक गई होगी नहीं, लेकिन यहां पे अगर मुझे मिल जाता तो मैं ऐसा कर लेता, तो ये यहां पर हेतु हेतुमत भूतकाल है। नेक्स्ट, धन का अनेकार्थक शब्द समूह क्या है? धन, घन, सॉरी मैं धन बोल रहा हूं, गलत है, घन की बात हो रही है। घन यानी अधिक बड़ा, हथौड़ा, भारी बादल। ठीक है, हथौड़ा, अधिक बड़ा, बादल और घटा। ये थोड़ा सा गलत आ रहा है, यहां पर ये नहीं लग रहा है और यहां पे ये नहीं लग रहा है। भारी हथौड़ा ये एक साथ आएगा, घटा और बादल, तो यहां पे 4 नंबर, 25 का 4 नंबर। नेक्स्ट, कागज पर लिखत न बनत और संदेशो कहियो न जात, कही है सब तेरो हियो मेरे हिये की बात। यहां पर किस रस की व्यंजना हुई है? तो यहां पर कागज पर संदेशा लिखा नहीं जा रहा है, कहत संदेश रजात, कहते हुए लज्जा आ रही है, कही है सब तेरो हियो मेरे, तुम्हारे हृदय ने मेरे हृदय की सारी बात कह दी। यहां पर वियोग श्रृंगार रस की व्यंजना हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ही नहीं है मतलब नहीं, कथन सही नहीं है। रस अभिव्यक्ति के कारणों को विभाव कहते हैं, सही है, क्योंकि कारण हमेशा विभाव होते हैं। आलंबन और उद्दीपन विभाव के भेद हैं। जिन क्रियाओं से आलंबन के हृदय में जागृत भावों का साक्षात्कार होता है वो व्यापार अनुभाव कहलाता है, नहीं, वो व्यापार कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं, जहां आलंबन आए वहां आपके दिमाग में विषय चलना चाहिए। अनुभावों के कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य आदि भेद भी किए जाते हैं, ये सत्य है। 3 नंबर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सुमेलित नहीं है? शाम को तुम्हारे यहां चाय पीने आ रहा हूं, ठीक है, शाम को आ रहा हूं तुम्हारे यहां चाय पीने, वाक्य है। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? अल्लाह सर आ मत जाया। शाम को तुम्हारे यहां चाय पीने आ रहा हूं, सातत्य भूतकाल, सुमेलित नहीं है, पूछा है। तो यहां पे सातत्य कैसे हुआ? तो शाम को तुम्हारे यहां चाय पीने आ रहा हूं, भविष्य की बात हो रही है, और वही भूत, ये तो भविष्य काल हो गया ना, कि भविष्य में ये काम करने जा रहा हूं। मेरे पहुंचने से पहले फसल कट चुकी थी, पूर्ण भूतकाल। हो सकता है कल आंधी आए, संभावित भविष्य। लोग सो रहे थे, अपूर्ण भूत। हाँ ठीक है, ये 28 में 1 नंबर ही गलत हो गया। नेक्स्ट है, हल्कू का अंत में प्रसन्न होना किस व्यंग्यात्मक सत्य को प्रकट करता है? आलस्य, जिम्मेदारी से मुक्ति का सुख, आर्थिक उन्नति या प्रकृति प्रेम। तो जब वो जिम्मेदारी से उसको ऐसा लगता है पीछा छूटा, तो ये व्यंग्य है, यहां पर सत्य है मगर ये व्यंग्य सत्य है। रीतिमुक्त काव्यधारा की विशेषता नहीं है उदात्त प्रेम का चित्रण, भाषा का असाधारण प्रयोग, आलंकारिक चमत्कार के प्रति आग्रह और प्रेम वर्णन में व्यथा की प्रधानता। तो यहां पे ध्यान रखें, आलंकारिक चमत्कार के प्रति आग्रह 30 में से 30 में यही होगा, क्योंकि अलंकारों के प्रति उनका विशेष ध्यान नहीं था। ठीक है, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल
आचार्य केशव ने किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और यह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। रीतिकाल के आरंभ के विषय में यह टिप्पणी किस आलोचक की है? तो यह किस आलोचक की है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहां पर, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, क्योंकि जैसे ही आया ना कि सम्यक समावेश पहले केशवदास ने किया, ये शुक्ल की। रीतिकालीन स्वच्छंदवादी काव्यधारा की विशेषता नहीं, वही मुक्तक जो काव्यधारा है उसकी विशेषता नहीं, चक्रता, रहस्यात्मकता, लाक्षणिकता का भाव, भावात्मकता, वियोग की अंतरदशाओं का चित्रण। तो ये बहुत सिंपल है, क्योंकि लाक्षणिकता और वैचित्र्य की मूर्ति का है, तो यह अभाव नहीं बल्कि लाक्षणिकता और व्यंग्यात्मकता तो थी। तो यहां पे 32 में 2 नंबर। किस ग्रंथ में नायक नायिका भेद का निरूपण या विवेचन हुआ है? नायक और नायिका भेदों का निरूपण या विवेचन हुआ है। ललित ललाम, कवि प्रिया, काव्य निर्णय और श्रृंगार मंजरी। इसमें नायक नायिका भेद का निरूपण हुआ है, कोई अलंकारों से संबंधित है, कोई काव्य के सर्वांगों से संबंधित है, लेकिन स्पेशल रूप से नायक नायिका भेद श्रृंगार मंजरी के अंदर चिंतामणि। अनमेल अनेकार्थक शब्द देखते हैं, हंस, मराल, सूर्य, घोड़ा। धन का है जोड़, संपत्ति, पारितोषिक। नग यानी पक्षी है, शून्य है, और ये शून्य और वन, ये नग के बंदर है, विष्णु है, सर्प है, हरि ने हरि को नाद रूप दिया, ये गलत है यहां पे। 34 में 3 नंबर गलत है। भूषण विनून विराजई कविता बनिता मित, आरपीएससी की फेवरेट परिभाषाओं में से एक है। यह किसकी परिभाषा है? और आप जानते हैं जदपि सुजति सुलक्षणी, है ना, तो यहां पे केशवदास की है। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान विभाजन से संबंधित कौन सी कहानी नहीं है? मलबे का मालिक है, मलंग है, व्यथा का सरगम है, मगर यहां पर भोला राम का जीव नाम की जो कहानी है वो भारत पाक विभाजन से संबंधित नहीं है। रीतिकालीन साहित्य और कलाओं के बारे में असंगत कथन छांटिए। रीतिकालीन साहित्य एवं कलाओं के बारे में असंगत कथन छांटिए। रचनाकारों को अपने आश्रयदाताओं की अभिरुचियों का विशेष ध्यान रखना पड़ता था, यह बात तो मुझे सत्य नजर आ रही है। इस समय की ब्रज भाषा फारसी के प्रभाव से पूर्णतः बची हुई थी, ठीक है। इस समय के कवि चमत्कार के उपकरणों के लिए फारसी की ओर उन्मुख न होकर संस्कृत की ओर उन्मुख हो रहे थे। साहित्य और कला की दृष्टि से यह युग पर्याप्त समृद्ध कहा जा सकता है, यह भी सत्य है। लेकिन 2 और 3 में उपकरणों के लिए फारसी की ओर उन्मुख न होकर संस्कृत की ओर, क्योंकि ये ज्यादातर विद्वान संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद कर रहे थे या उन्हीं, लेकिन ये यहां पर गलत है कि वो पूर्णतः बची भी नहीं थी। ब्रज भाषा पर फारसी का प्रभाव पड़ने लग गया था, क्योंकि उस वक्त बहुत से ऐसे कवि थे, मतलब बहुत से कवि थे जिनके माध्यम से अरबी फारसी शब्दों का जो है प्रचलन शुरू हो चुका था। आदत का वचन परिवर्तन क्या होगा? आदत का वचन परिवर्तन होगा आदतों, आदताओं, या फिर आदतें, आदतें। नेक्स्ट है, किस वाक्य में अपादान कारक नहीं है? किस वाक्य में अपादान कारक नहीं है? ध्यान से देखोगे तो अपादान कारक विभिन्न परीक्षा से बचता है, तो ये तो परीक्षा से बचता है मतलब दूर होता है, तो अपादान है। और तुलना कर दी, वहां पर भी अपादान है, नुपुर से मोटी है। और साधन झाड़ू से सफाई कर रहा है, ये कर्ण कारक होगा। साधन जहां आएगा वहां कर्ण कारक होगा। विनीता को आलस्य से चिढ़ है, चिढ़ है मतलब हम उससे दूर रहेंगे, तो उसमें अपादान कारक तो है। रीतिकाल के कविता इनकी और प्रताप शाही की वाणी द्वारा अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुंचकर फिर रासोन्मुख हुई। शुक्ल जी ने इनकी से किस कवि की ओर संकेत किया है? इनकी से कि इनकी और प्रताप शाही की वाणी द्वारा, तो ये इनकी है पद्माकर के लिए। कौन है? पद्माकर के लिए। अंक का अनेकार्थक शब्द समूह क्या है? देखो, अंक का मतलब कारण नहीं होता, अंक का मतलब कपड़ा नहीं होगा, अंक का मतलब कपड़ा नहीं होगा, लेकिन अंक का मतलब गिनती के अंक, नाटक के अंक, भाग्य भी होता है, संख्या भी होता है। तो इसका 41 में हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, बिहारी के बहुत से दोहे आर्य सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। यह कथन किसका हो सकता है? तो बिल्कुल
उस पर आर्य सप्तशती और गाथा सप्तशती का प्रभाव है। और यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव रस के प्रमुख घटक हैं। विशिष्ट भावों को विभाव कहते हैं। संकुक का रस निष्पत्ति विषयक मत अनुमितिवाद है। अभिव्यक्तिवाद का संबंध अभिनवगुप्त से। वैसे ये प्रश्न आपके फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए है, अपने रस निष्पत्ति के बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये रस से संबंधित है इसलिए इंपॉर्टेंट है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव रस के प्रमुख घटक माने जाते हैं। क्या यह कथन गलत है? नहीं। विशिष्ट भावों को विभाव कहते हैं। नहीं, विभाव तो क्या होते हैं? कारण होते हैं। तो ये गलत है, मतलब ये ही उत्तर होगा। संकुक का रस निष्पत्ति विषयक, संकुक का अनुमितिवाद है। अभिव्यक्तिवाद किसका है? अभिनवगुप्त का है। रीति मुक्त काव्य के संबंध में आपको गलत तथ्य बताना है। रीति मुक्त काव्य के संदर्भ में गलत तथ्य बनाए। यह काव्य निजी प्रेमानुभूति पर आधारित है। इसकी सभी रचनाएं मुक्तक में है। श्रृंखला, यह इनका श्रृंगार रीति व श्रृंगार से भिन्न स्वच्छंद और उदात्त भावना के पोषक हैं। मूलतः इसका विषय श्रृंगार ही है। तो बाकी तो ये बिल्कुल इनका मूल विषय श्रृंगार ही था, और ये रीतिबद्ध श्रृंगार से भिन्न एक स्वच्छंद धारा थी और प्रेमानुभूति, और वो भी निजी प्रेम है। लेकिन केवल मुक्तक में लिखा गया, ये बात गलत है। ये बात यहां गलत साबित होगी। काव्य के सभी अंगों का एक साथ विवेचन करने वाले आचार्य निम्न में से किस ग्रंथों का आश्रय लेना पड़ा? किन ग्रंथों का आश्रय लेना पड़ा? जब सभी अंगों का एक साथ विवेचन करने वाले आचार्यों को मुख्यतः किन ग्रंथों का सहारा लेना पड़ा? तो वो पड़ा आपके, एक तो विश्वनाथ का साहित्य दर्पण और एक काव्य प्रकाश। अभी ये प्रश्न आया था, अब इस प्रश्न को थोड़ा घुमा के पूछने का प्रयास किया है ताकि आप लोगों को याद रहे। पूस की रात जो कहानी है, पूस की रात कहानी, उसका केंद्रीय विषय क्या है? किसान विद्रोह, ग्रामीण प्रेम, आर्थिक व्यवस्था या प्राकृतिक सौंदर्य? सिंपल सा है। पूस की रात में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देखने को मिलती है? आर्थिक व्यवस्था देखने को मिलती है। हल्कू द्वारा कंबल खरीदने के स्थान पर रुपए देना किस मानसिक स्थिति को दर्शाता है? हल्कू द्वारा कंबल खरीदने के स्थान पर रुपए देना किस मानसिक स्थिति को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है मूर्खता नहीं, उदारता नहीं, भय नहीं, बल्कि सामाजिक दबाव और आर्थिक शोषण। इस मानसिक स्थिति को दर्शाता है। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें हैं, वे झूठी सती या फिर वेश्याएं नहीं हैं। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संदर्भ में इतना शानदार कथन जो है वो किसका हो सकता है? तो वो हो सकता है आपके राजेंद्र यादव का। हिंदी कहानी के विविध आंदोलन और उनसे जुड़े प्रमुख जो है कहानीकारों की दृष्टि से संगत विकल्प नहीं है। अभी कहानियां जब मैंने करवाई थी तो इस प्रश्न पे काफी चर्चा भी हुई थी। मोस्टली मैंने आपको बताया भी था कि जो इसमें नई कहानी में तीनों शामिल है, सचेतन में तीनों शामिल है, लेकिन समानांतर वगैरह कहानी आएगी ना, तब कमलेश्वर, यही राजेंद्र यादव है ना, राजेंद्र यादव, इनका नाम जरूर आएगा। तो यहां समानांतर कहानी के ये तीनों नहीं है, इसलिए इसमें ये उत्तर है। नई कहानियों से संबंधित प्रश्न जरूर याद रखना, इनकी परिभाषाओं से संबंधित भी प्रश्न याद रखना। भिखारी दास के बारे में असंगत कथन आपको बताना है कि कौन सा कथन असंगत है। दास का नायक नायिका भेद मूलतः भानुदत्त की रसमंजरी पर आधारित है। बिल्कुल सत्य है। जो भी उन्होंने नायक नायिका भेद किया वो भानुदत्त की रसमंजरी पर ही आधारित है। काव्य निर्णय में दास ने कुछ मौलिक उद्भावनाओं को प्रस्तुत किया है। बिल्कुल, काव्य निर्णय में मौलिक उद्भावनाएं भी है। काव्य निर्णय ग्रंथ का अधिकतर भाग रस विवेचन को ही समर्पित है। ऐसा नहीं है कि अधिकतर भाग रस विवेचन के लिए। काव्य निर्णय के निर्माण में दास जी ने मम्मट है, विश्वनाथ है, अप्पय दीक्षित है, जयदेव के ग्रंथों की सहायता ली। अब एग्जामिनर क्या करता है, इसी से प्रश्न बना लेगा कि काव्य निर्णय ग्रंथ के निर्माण में भिखारी दास ने निम्न में से किस विद्वान के ग्रंथों का सहयोग नहीं लिया, या इनके ग्रंथों के नाम लिख देगा, बोला किसका सहयोग नहीं लिया या किसका सहयोग लिया है। तो आप पढ़ो तो ढंग से पढ़ो। हिंदी के रीति ग्रंथों में प्रायः 3 प्रकार की निरूपण शैली काम में लाई जाती। काव्य प्रकाश की निरूपण शैली, श्रृंगार रश्मि नायिकाओं वाली शैली, और चंद्रालोक की संक्षिप्त अलंकार निरूपण शैली। रीति ग्रंथों की निरूपण शैली उपयुक्त विषय उपयुक्त वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आलोचक ने
रीति काव्य की भूमिका को स्पष्ट किया। रीति काव्य की भूमिका, बस जैसे ही भूमिका आया दिमाग में नगेंद्र जी दौड़ते हुए आए, बोला साहब ये ग्रंथ तो मैंने लिखा है। किसने लिखा है? मैंने। इनमें से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से द्विज से संबंध नहीं है? द्विज से जिसका संबंध नहीं, मोती है, शंख है, हंस है और कमल है। तो द्विज से शंख का लेना देना नहीं है, बाकी तीनों का 2 बार जन्म लेने वाले में है। असंगत, राकेश वत्स मलबे का मालिक, पहला ही आपको तो गलत नहीं नजर आया? किसका है मलबे का मालिक? मोहन राकेश। तो यहां पे क्या होना चाहिए? मोहन। गंगा प्रसाद विमल का एक और विदाई, शेखर जोशी नौरंगी बीमार है, रांगे राघव का गदल। काल की दृष्टि से कौन सा सुमेलित सही है? बरसात हो चुकी है, सामान्य वर्तमान का सही पूछा है, हो चुकी है, इसका मतलब यह हो गया आसन्न भूतकाल। क्या हो गया? आसन्न भूतकाल। बरसात रुक चुकी है, सेम वही आसन्न भूतकाल। लड़की चली गई होगी, संदिग्ध भूत, ये बिल्कुल सत्य है। पिताजी आते होंगे, सामान्य भविष्य, बिल्कुल सत्य है। सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड। हाँ, ये तो सत्य है। पिताजी आते होंगे, ये सामान्य भविष्य कैसे हुआ? ये तो संभावना प्रकट कर दी ना, तो यहां पे सामान्य भविष्य नहीं, ये गलत है। हमसे तो सही पूछा है, कौन सा सुमेल सही है? 3 नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत कथन है। गलत कथन, विभाव को रस का कार्य कहा जाता है। विभाव को रस का कार्य नहीं भैया, ये कारण है, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा। संचारी भाव स्थायी भावों के उपकारक होते हैं और उन्हें रस दशा तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अनुभाव रसास्वादन की सूचना प्राप्त होती है। संचारी भाव रस की सिद्धि तक स्थिर नहीं रहते, अपितु उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। वो स्थिर नहीं रहते, वो तो जागृत हुए समाप्त हुए, उनका तो ये काम है। तो यहां पे तो 55 में 1 नंबर उत्तर हो ही जाएगा। वह आजकल बहुत याद आता है, वाक्य है। और बताओ, देखें इसके अंदर, वह आजकल बहुत याद आता है वाक्य में प्रयुक्त वर्तमान काल का भेद है। बताओ भाई, देखें वह आजकल बहुत याद आता है, वाक्य में प्रयुक्त वर्तमान काल का भेद क्या है? वर्तमान काल का भेद पूछा है, तो सामान्य वर्तमान ही होगा, याद आता है। तो यहां पे 56 में क्या हो जाएगा? 1 नंबर। मोहिनी वीणा के साथ गायन कर रही है, वर्तमान काल में कार्य जारी है, लेकिन ये तो पूछ रहा है कारक, तो इसमें कौन सा कारक नहीं है? मोहिनी है, करता है, और करण भी है, क्योंकि वीणा के साथ है तो करण भी है। और क्या कर रही है? गायन कर रही है ना, तो कर्म भी है। लेकिन यहां संप्रदान कहीं पर भी नहीं। नहीं 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 नहीं, ये रुकना एक बार। हाँ, सही तो है, सही तो है, बिल्कुल सही है। संप्रदान कहां है इसमें? कंफ्यूजन हो गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। हाँ ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द, अनेकार्थक शब्द, जलद से संबंध नहीं है? मोती, हंस, शंख और कमल। तो जल में जन्म लेने वाला मोती भी है, शंख भी है, कमल भी। हंस जल में जन्म नहीं लेता, तो 58। थोड़ा सा डाउट ही हो जाता है ना, क्योंकि देखो क्लास रिकॉर्डिंग है और बहुत समय से क्लासेस रिकॉर्डिंग नहीं है। आपको क्या दी है? लाइव क्लासेस दी है। तो लाइव जब क्लासेस आपको दी जा रही है, तो उस कंडीशन पे क्या है कि मान लो थोड़ा सा अगर स्लिप ऑफ माइंड हुआ तो फिर वो गलती परमानेंट रह जाती है ना। और बाकी एक चीज है कि परीक्षा जैसे जैसे नजदीक आती जाती है, तो कुछ लोग है ना तैयारी से किनारे होने लग जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करते रहे, फर्स्ट ग्रेड की करते रहेंगे, फर्स्ट ग्रेड नजदीक आई तो वो सेकंड ग्रेड में आ गए। सेकंड ग्रेड करते रहेंगे, फिर वो चले जाएंगे रीट में। बोला यार सेकंड ग्रेड तो मैं कर नहीं पाया, मैं डिस्टर्बेंस हो गई। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 5-7 दिन डिस्टर्बेंस आई। मैं एक बच्चा, ईश्वर करे मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं, एक बच्चा है लंबे समय से जुड़ा हुआ है, उसके अभी घर परिवार में मेडिकल इमरजेंसी हो गई और वो पिछले 10 से 15 दिनों से पढ़ाई नहीं कर पा रहा। उसकी बहुत बहुत मेहनत कर रहा था, 10 से 15 दिनों से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा था।
और अब वो आज मैंने कल जब उससे बात की, मेरे पास फ़ोन आया कि सर इससे बात करो, आप इसको बुलाओ, वरना ये होनहार है और रह जाएगा। क्या ज़रूरत पड़ी है कोचिंग सेंटर्स की, टीचर्स से बात होती नहीं है बच्चों की, फिर भी बच्चे उनके अंधे फैन हैं। और मैं ये नहीं कह रहा मेरे फैन बन जाओ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि प्लेटफॉर्म छोटा है। ये इसलिए बात बोल रहा हूं, एक नीचे कमेंट आया हुआ था, बड़ी कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, कि आप तो जो है वो उस फलानी कोचिंग के कॉपी पेस्ट करते हो, है ना, आप तो उनके नकल करते हो। अब उन मूर्खों को कौन समझाए कि पिछले 5 सालों में मैंने अपना ही अपना दिया है। और रही बात कॉपी करने की, मैं एक ही व्यक्ति की कॉपी करता हूं, और वो है कामता प्रसाद गुरु। और उससे पहले जब मुझे किताब पता नहीं थी ना कामता प्रसाद, मुझे उससे पहले से व्याकरण आती है, जब मुझे उस किताब का मतलब ज्ञान ही नहीं था। कॉपी हम सिर्फ इससे करते हैं, मानवता की कॉपी कर रहे हैं कि उस बच्चे को हमने बात की, आज बुलाया, आज हमने कहा वापस पढ़ाई जो है वो जारी रख, तेरे को पढ़ना है। और अभी इस ये क्लास मैं आज दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 4-1 बजे, और आप लोग देखोगे इस रात को, और मैं उसके घर जाऊंगा इस क्लास के तुरंत बाद, उसके रूम पे जाऊंगा, चाय पी के आऊंगा और उसको मोटिवेट करके आऊंगा। एक एक बच्चा मेरे लिए कीमती है। आप अभी बोला ना मैं आज शाम को चाय पीने आ रहा हूं, मैं उसी के रूम पे जा रहा हूं चाय पीने। इसीलिए कह रहा हूं कि कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जो पढ़ाई से हटकर होती है, मगर वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसलिए आप तैयारी करो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, और थोड़ा एनर्जेटिक रहो। अभी आपने देखा क्या वो सेकेंड वालों के मार्क्स देखे क्या? 384 में, मैंने कल भी जिक्र किया था, 384 पॉइंट समथिंग। आपको पता है मेरे, मतलब 384 वाला फर्स्ट रैंकर है, और मेरे सिलेक्शन के टाइम 386। कितने, समझ रहे हो बात आप? बाद में डिलीट होने के बाद शायद 383 पॉइंट समथिंग रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग 40, दिमाग में क्या है कि इन कुछ तो यूट्यूब वालों के इन्फ्लुएंसर बोलूंगा मैं उनको, टीचर नहीं बोलूंगा, उन लोगों ने डरा डरा के है ना, आप लोगों के दिमाग में वो 40% का जहर है ना, वो भर दिया है। अरे 40% होंगे कि नहीं होंगे? अरे क्यों नहीं होंगे 40%? इतने अच्छे से तुम्हें 14 डेज वाला प्लान दे दिया, आराम से 40। मैं जहां तक समझ रहा हूं, जिस भी बच्चे ने 14 डेज वाली रणनीति 1 से लेकर 40 तक एक भी टेस्ट मिस नहीं किया, वो स्टूडेंट 100%, 100 मतलब 100%, 50 क्वेश्चन से नीचे नहीं रहेगा, देख लेना आप। इसलिए तुम मस्त रहो, बढ़िया तैयारी करो, और ये संडे वाला पेपर जरूर देना। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों का कोई भी कवि झूठी खुशामद नहीं कर सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं थे। कवि भूषण पर यह टिप्पणी किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बाबू गुलाब राय। तो यह कथन जो और किसी का नहीं, रामचंद्र शुक्ल का है। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? कर्म नहीं है तो देखिए, बालक रोते रोते सो गया, क्रिया क्या, सो गया, सोने का काम, बालक, बालक क्या, सो गया, उत्तर नहीं है, इसी में नहीं है कर्म कारक। ग्वाला क्या दूता है? गाय। दाल का छौंक जल जाना, क्या जल गया? छौंक जल गया। दाल का तो उससे संबंध है। आशंका या संदेह होना कर्म कारक नहीं है। आशंका क्या हुआ? आशंका हो रही है। तो हाँ, ये 60 में एक ही होगा, सही है। वह प्रश्न कठिन है मगर सही है। काल की दृष्टि से सुमेलित है, बस मैं 2 मिनट में आया, सामान्य भूतकाल। देखो इस प्रश्न में मैं एक बार वापस आऊं, जैसे कोई एक आध बच्चा बोलेगा सर आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। देखो ऐसे प्रश्न आते हैं, कई बार आपको 2 वाक्य बड़े कठिन नजर आएंगे, और ऐसा होगा भी। आप उस कंडीशन, ये तो आपको क्लियर पता चल गया कि इसमें ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, और इसमें भी सकर्मक, ये 2 तो क्लियर पता चल गए। अब मान लो आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि आशंका या संदेह होना में कर्म कारक कहां है, ये तो वाक्य अधूरा है, इसमें कर्ता नजर ही नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा, चलो नहीं आ रहा, लेकिन इसमें तो आपको पता चल रहा है ना कि इसमें तो 100% अकर्मक क्रिया है। अकर्मक है, इसका मतलब कर्म कारक नहीं है। तो आप प्रश्न को अटेंड करना सीखें, ना कि आप उस प्रश्न के पोस्टमार्टम, क्योंकि ये वाक्य पूरा नहीं, आशंका होना, तो इसका मतलब क्या हो रही है? आशंका हो रही है। तो क्रिया का करना या होना, दोनों स्थितियां होती है। होना की जहां स्थिति होती है ना, वहां को वाला प्रश्न सेट नहीं बैठता है कई जगह। तो इसका पता चल रहा है, बस उत्तर मिल गया अपने को। काल की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, बस मैं 2 मिनट में आया, बस मैं 2 मिनट में आया।
वह आज सुबह ही पहुंचा होगा संदिग्ध भूत। मैं अभी अभी आया हूं आसन्न भूत, अभी अभी आया हूं आसन्न बिल्कुल सत्य है, अभी अभी तो लोग जग रहे हैं सातत्य वर्तमान है, सुबह ही पहुंचा होगा संदिग्ध भूतकाल है। लेकिन 2 मिनट में आया मतलब बस तू जा मैं आया मतलब भविष्य में आया, ये भविष्य की बात है। अब हम लोगों ने यहां जल्दी से आया क्रिया देखी और देखते ही कर दिया भूतकाल। अरे नहीं, ये गलत है, ये भविष्य की बात कर रहा है। कौन सा शब्द नित्य बहुवचन होता है, हमेशा वो बहुवचन रहेगा, सभा, हाथ, अनेक या लेखक। तो ध्यान रखें, देखो सभा हमेशा एक वचन होगी, हाथ एक वचन बहुवचन दोनों हो सकते हैं, लेखक भी एक वचन, लेकिन अनेक शब्द हमेशा बहुवचन में ही आएगा। अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता प्रवर्तक कौन है? कृष्ण बलदेव, मार्कंडे, गंगा प्रसाद विमल या महीप सिंह? तो इसके हैं गंगा प्रसाद विमल। कबीर के अनुसार सतगुरु का जो वास्तविक संबंध असल में किससे होता है? सतगुरु का वास्तविक संबंध जो होता है वो शरीर से होता है क्या? नहीं, सतगुरु का वास्तविक संबंध होता है हमारी आत्मा से। किससे होता है? आत्मा से होता है। वह सुबह नदी किनारे टहलने जाता है, रोज सुबह नित्य प्रतिदिन जाता है। वाक्य से संबंध कारक है, कौन सा कारक है? वह सुबह नदी किनारा, किनारे मतलब नदी के किनारे पर टहलने जाता है, इसका मतलब यहां होगा अधिकरण कारक। आलम के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के विषय में आपको गलत कथन छांटना है। पहला है कि इनमें कवित सवैयों में रीति परंपरा के गुण भी कुछ कुछ मिल जाते हैं। इनका काव्य स्थूल वस्तु प्रदान है। यह वैसे कठिन प्रश्न है, मैं अगर आपको बोलूं ऐसा प्रश्न 15 में 150 में से 10 से 15 प्रश्न ऐसे आएंगे, अगर वो पार नहीं पड़ रही है वो छोड़ने लायक ही बने हैं। तो इनका काव्य स्थूल वस्तु प्रदान है, क्योंकि नहीं पता चलेगा स्थूल वस्तु प्रदान किस प्रकार से है, सूक्ष्म वस्तु प्रदान किस प्रकार से। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने प्रबंधकार और मुक्तक दोनों आलम को एक ही व्यक्ति माना। ध्यान रखना कि ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं जिन्होंने इन दोनों को एक व्यक्ति माना है। अब एग्जामिनर क्या करता है, यहां पर नाम चेंज कर देगा, बोला शुक्ल ने प्रबंधकार आलम और मुक्तकार आलम को पृथक पृथक माना है। बिल्कुल, शुक्ल ने पृथक पृथक माना है और इसने एक माना है। एग्जामिनर अगले एग्जाम में उल्टा करके दे देगा आपको, और आप लोग तो सरसरी निगाहों से पढ़ के चले जाते हो, फिर याद रहेगा नहीं। तो ध्यान रखना, यहां पे ये कह रहे हैं कि कवित सवैयों में पहली बात है आलम के कवि सवैयों रीति परंपरा के गुण, यानी रीतिबद्ध परंपरा के गुण। आलम तो रीति मुक्त कवि है, तो रीतिबद्ध परंपरा के गुण कैसे मिल जाएंगे? तो 66 में हो जाएगा 1 नंबर, है ना, यही होगा या फिर यहां होगा? ये मुझे डाउट में क्यों जा रहा है, मेरे ऐसा मुझे खुद को डाउट में लग रहा है, लेकिन मैं जहां तक हाँ, ये मुझे डाउट में लग रहा है ना, ये गड़बड़ लग रही है मुझे। रीति परंपरा आलम ने तो कहीं ना कहीं फॉलो किया था, उनके बारे में तो शुक्ल ने परिभाषा भी दी है। गलत कथन पूछा है, और ये 2 कथन एक साथ देने का मतलब एग्जामिनर हमें उलझाने का प्रयास कर रहा है। शुक्ल ने एक ही व्यक्ति माना है और मुक्तकार, गलत कथन है, ये गड़बड़ यहां है, इनको एक ही माना है। हाँ भाई, ये सही है, मैंने कहा था ना ये कठिन प्रश्न है, ये कठिन प्रश्न है, उलझाएगा। और कठिन इसलिए नहीं कि हमें आलम के बारे में पता नहीं है, कठिन इसलिए है कि आलम के बारे में जो कथन दिया है ये प्रश्न भी कहीं ना कहीं हमें उलझा रहा है कि रीति परंपरा के गुण कुछ कुछ मिल जाते हैं। और वहां पर यहां विश्वनाथ एक ही व्यक्ति मानते हैं और शुक्ल भी एक ही मानते हैं, वहां पर वो शुक्ल का पृथक पृथक दे देगा, इसी में दिया हुआ है। जो बोल रहा हूं कि भविष्य में दे देगा वो इसी में दिया हुआ है, इसलिए इसका उत्तर होगा 4 नंबर। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, नो डाउट। कबीर के अनुसार गुरु का सर्वोच्च कार्य क्या है? गुरु का सर्वोच्च कार्य है मंत्र देना, मोक्ष देना, धर्म सिखाना, आत्मज्ञान कराना। तो आत्मज्ञान कराना। कर शब्द का उपयुक्त अनेकार्थक समूह क्या है? कर शब्द का है क्रिया और विशेषण। सुधाकर, दिवाकर, हिमकर, दुष्कर, पीकर, खाकर, हाथ, किरण, करना। तो यहां क्या होगा? हाथ, किरण या करना, तीनों ही कर के अर्थ है। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, घड़ी घड़ी का प्रयोग
किस भाव को प्रकट करता है? बलिहारी गुरु आपने में घड़ी घड़ी का प्रयोग, इसमें प्रश्न में बलिहारी गुरु आपने में घड़ी घड़ी पूजा तो पूरा लिखा ही नहीं, तो ये प्रश्न अधूरा है, ये प्रश्न अधूरा है, इसलिए इस प्रश्न को डिलीट किया जाता है। अब आपका 99 प्रश्न से मेरिट बनेगी। रस व उनके स्थायी भाव का असंगत क्रम छांटना है, तो असंगत है शांत, निर्वेद, भक्ति, देव विषय कृति, वत्सल, रस, विवत्स और रस विस्मय। तो यहां पे आप देखो विवत्स का विस्मय थोड़ी होगा, विवत्स का क्या होगा? जुगुप्सा। विवत्स का क्या होगा? जुगुप्सा होगा। नेक्स्ट, किस वाक्य में को कारक चिन्ह कर्म कारक में है? न्यायाधीश ने अपराधी को मृत्यु की सजा दी, गरीब को रोजगार चाहिए, दादाजी को मेरी धोख कहना, आपको खूब काम करना है। तो यहां पर आप देखो गरीब ये के लिए रोजगार चाहिए, अपराधी के लिए मृत्यु की सजा दी, दादाजी के लिए मेरी धोख कहना और आपको खूब काम करना है। तो यहां पे को जो है कर्म कारक के रूप में 71, ये भी बढ़िया प्रश्न है, ये भी बढ़िया प्रश्न है। संदिग्ध वर्तमान किस वाक्य में है? संदिग्ध वर्तमान, अब तो लोग 7-8 घंटे जरूर पढ़ते होंगे, अब तो पढ़ेंगे ही नहीं, तो पेपर आ गया नजदीक। अब तो लोग 7-8 घंटे जरूर पढ़ते होंगे, सही बात है, लेकिन संदिग्ध कैसे है? जब जरूर दे दिया, हाँ, फिर ये संदिग्ध नहीं है, नहीं फिर तो संदिग्ध हुआ ही ना, पढ़ते होंगे। चलो एक बार पूरे वाक्य देखते हैं। अब काफी देर से मैं खड़ा हूं ना, मेरे दिमाग भी सुन्न हो रहा है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा पानी पी लूं मैं पहले। आप तब तक इसका उत्तर बताओ। अब दोबारा से पढ़ते हैं इसको। संदिग्ध वर्तमान किस वाक्य में है? लोगों ने एक बार तो पाठ्यक्रम दोहरा लिया होगा। ये भूत में चला गया, वह संदिग्ध हाल में पकड़ा गया, भूत में चला गया, उसे हर बात में संदेह होता है, उसे हर बात में संदेह होता है, ये तो सिंपल से बात सामान्य है, यही उत्तर होगा संदिग्ध, क्योंकि 8-7 घंटे पढ़ते होंगे, ये संदिग्ध है। 72 में 1 नंबर। देखो आज पेपर है ना, कल से भी कठिन है, और रोज तीसरा पेपर है, अभी तक तो तीसरा पेपर है, और पेपर का स्तर जो है वो कठिन होता जा रहा है, आपको महसूस हो रहा होगा। लेकिन ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। जब हम पूरा कंप्लीट करके सोमवार से जब हम संपूर्ण पाठ्यक्रम के 5 टेस्ट लेंगे ना, सोमवार से मंगलवार से, तब आपको पता लगेगा काल की दृष्टि से कौन सा सुमेल सही है, काल की दृष्टि से कौन सा सुमेल सही है। चिड़िया चहचहा रही है, सामान्य वर्तमान, फसल कट चुकी है, सामान्य भूत, सुमेल सही है। चिड़िया चहचहा रही है, सामान्य कहां होगा? अपूर्ण होगा। फसल कट चुकी है, सामान्य कहां होगा? आसन्न भूत होगा। बस आ गई होगी, बस आ गई होगी, ये सही है। अखबार आता होगा, ये सामान्य कहां है? तो ये इसमें 73 में 3। आज का पेपर सेकंड ग्रेड के लायक है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? आप जानते हैं तीसरी कसम फिल्म फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पर बताएंगे। हल्कू का खेत की रखवाली करते हुए सो जाना क्या संकेत करता है? हल्कू का खेत की रखवाली करते हुए सो जाना आलस्य, प्रकृति प्रेम, प्रकृति प्रेम तो कैसे हुआ? और आलस्य हो सकता है, लेकिन आप उत्तर बताएंगे तो पता चलेगा। मेन है परिस्थितियों से पराजित मनुष्य है ना, उसे, बल्कि इसका ऑप्शन और भी बढ़िया दिया जा सकता था, अकर्मण्यता, ये भी हो सकता था इसका ऑप्शन। खैर यहां तो आलस्य वगैरह नहीं, बल्कि परिस्थितियों से पराजित मनुष्य है, नुकसान हो तो होता रहे। लोचन अनंत उघाड़िया, इसका क्या आशय है? इसका आशय है दिव्य नेत्र प्राप्ति, आध्यात्मिक चेतना जागरण, योग सिद्धि या स्वर्ग दर्शन। तो ध्यान रखें, लोचन अनंत उघाड़िया में आध्यात्मिक चेतना जागरण की बात की गई है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? उम्मीद है, उम्मीद टूट गई, बचपन बीत गया, आशा चली, मतलब ये मेरी जैसे
आशा रह गई, बेकारी, ये बचपन है। खैर, निम्नलिखित शब्दों का अनेकार्थी बताइए। प्रमथ और स्वेच्छाचारी। प्रमथ, प्रमत, स्वेच्छाचारी, प्रपीड़ित, उन्मित, परितप्त, उत्कृष्ट, खतरनाक है ये भी, उन्मत्त, प्रमत, उन्मत्त। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा ग्रंथ भूषण का नहीं है? तो अलंकार पंचाशी का भूषण का नहीं है। शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, ये हैं शिव भूषण के। किस वाक्य में कर्म कारक का प्रयोग किया गया है? यह लड़की अपने पिता को गई है, यानी अपने पिता पर गई है, ये तो ये होना चाहिए था। आप शाम को आइए ना, शाम को मतलब शाम होने पर, शाम होने पर, यही हुआ। वे सबको समर्थ बना रहे हैं, सबको, यहां कर्म है। दादाजी को मेरी धोखे ना, दादाजी के लिए मेरे धोखे ना, तो यहां ये कर्म तो यहां आ गया। वे सबको समर्थ बना रहे हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पक दो। प्रस्तुत काव्यांश में उद्दीपन विभाव क्या है? दीन दशा, करुणा निधि, पानी परात, नैनन के जल। तो यहां पे उद्दीपन, उद्दीपन मतलब भावों को उद्दीप्त क्या चीज कर रही है? भावों को उद्दीप्त कर रही है। सुदामा की दीन दशा, ये भावों को क्या कर रही है? उद्दीप्त कर रही है। सेनापति के श्लेष वर्णन के महात्म्य को देखते हुए उन्हें भाषा का सेनापति किसने कहा है? 82 है। भाषा का सेनापति किसने कहा है? यह भी अच्छा प्रश्न है, यह भी अच्छा प्रश्न है। भाषा का सेनापति कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कौन सा शब्द पुल्लिंग का सोचेगा? पानी, नदी, मिट्टी या टोपी? गजब है, पुल्लिंग का सूचक है। हाँ, तो क्या दिक्कत है इसमें? ई लग गया तो पानी गिर रही है थोड़ी, पानी गिर रहा है, पानी आ गया है, पानी आ गई। ईश्वर ने सुनने को मतलब के लिए दो कान दिए हैं, इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? तो सुनने को मतलब सुनने के लिए दो कारक दिए हैं, यहां पे होगा आपके संप्रदान कारक। कौन सा होगा? संप्रदान। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना नाम बिहारी सस्सई का हुआ, उतना और किसी का नहीं हुआ। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपके रामचंद्र शुक्ल का, कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान सम्मान या जितना मान है बिहारी सस्सई का हुआ, उतना और किसी का नहीं हुआ। ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना करने वाले कवि हैं। जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना तो नहीं की, सिर्फ काव्य सिद्धांत या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो वो हैं केशवदास। ये क्या कहना चाह रहे हैं? नगेंद्र के अनुसार रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांत या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना करने वाले कवि। ये भाई परिभाषा बहुत लेवल की परिभाषा है, बहुत लेवल की परिभाषा है। निम्नलिखित में से किस इतिहास लेखक ने रीतिकालीन काव्य को तीन श्रेणियों, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त में विभाजित किया है? यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है ना। और वैसे ये बहुत गजब प्रश्न है। बताओ देखिए किसने, ये तो वैसे आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि यहां आपको नगेंद्र तो दिख नहीं रहे हैं, तो कौन होंगे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या कोई और होंगे? या कहीं आप मिश्र बंधु तो नहीं बता रहे? इनमें से पद्माकर की रचना नहीं है। हिम्मत बहादुर, वृद्धावली, जगत विनोद, नीति शतक और पद्मा भरण। तो इसमें से तो अब आपको पता लग ही गया, ये तो है, ये है, ये है। नीति शतक जो है वो पद्माकर की नहीं है। रस विषय से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी है। सही नहीं पूछा, ये तो सही है, भरत मुनि ने तो 8 ही मानी है। नाट्य शास्त्र में संचारी भावों की संख्या 33 है। भरत ने 8 प्रकार के सात्विक भावों के उल्लेख किया है। ठीक है, हाँ, तो 8 माने तो 8 होगा। करुण रस का उल्लेख नाट्य शास्त्र में नहीं है, ऐसा नहीं है, वो शांत होगा। शांति है या कोई और रस है? कमेंट में जरूर बताएं।
ठीक है, कि भरतमुनि ने जो 8 रस हैं, वैसे 9 रस हैं, लेकिन कौन सा एक रस भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में नहीं है? अरे रे रे रे, यहां गलत लगा रहा हूं ना। हाँ, यही तो सही लगा रहा हूं, सही लगाया। मोहन दौड़ता होगा वाक्य किस काल का सूचक है? मोहन दौड़ता, तो वर्तमान तो है ही, और वर्तमान में सामान्य वर्तमान तो है नहीं, सामान्य है नहीं, और संभाव्य भविष्य नहीं, ये नहीं, फिर बचा कौन सा? संदिग्ध वर्तमान। 90 में 3 नंबर आप कर लीजिए। अब आ गई शिक्षण विधियों के 10 क्वेश्चन। उपलब्धि परीक्षण का वह चरण जिसमें प्रश्नों की कठिनाई स्तर और विभेदन क्षमता का निर्धारण किया जाता है, क्या कहलाता है? दोबारा पढ़ लीजिए। उपलब्धि परीक्षण का वह चरण जिसमें प्रश्नों की कठिनाई स्तर और विभेदन क्षमता का निर्धारण किया जाता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? जांच कार्य करना। क्या कहलाता है? जांच कार्य करना। एक छात्र वर्तनी संबंधी अशुद्धियां 2-2 बार करता है, एक छात्र वर्तनी संबंधी अशुद्धियां 2-2 बार करता है, उसकी इस विशिष्ट समस्या के सूक्ष्म निदान हेतु किस विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होगा? किसका? कौन सी विधि? जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां बार बार करता है, उसके लिए सबसे बेस्ट विधि रहेगी स्टैनले विधि। डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया के संदर्भ में कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? तो दोनों केवल मानसिक मंदता का परिणाम है। डिसलेक्सिया तो है पठन विकार, डिस्ग्राफिया है लेखन विकार। याद रखना, दोनों का अंतर है, इससे हमें सीखने को मिलता है प्रश्न। ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण में कक्षा स्तर को प्राथमिकता दी जाती है वगैरह, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। निदानात्मक परीक्षण का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निदानात्मक का मुख्य उद्देश्य छात्रों को श्रेणी प्रदान करना, छात्रों की कमियों के कारणों को जानना, उपलब्धि का अंतिम मापन, कार्यकुशलता की जांच नहीं। कारणों को जो जाना जाता है वो असल में निदानात्मक परीक्षण होता है। उपलब्धि परीक्षण दो शब्दों से मिलकर बना है, उपलब्धि और परीक्षण। यहां उपलब्धि का अर्थ क्या है? उपलब्धि का अर्थ छात्रों द्वारा भविष्य में अर्जित होने वाला ज्ञान, छात्रों की शारीरिक क्षमता, छात्रों की बुद्धि लब्धि, या शिक्षण के दौरान शिक्षार्थी द्वारा अर्जित वर्तमान जो ज्ञान है, वही असल में उपलब्धि की बात कर रहा है। शिक्षण प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम क्या? जो उपलब्धि परीक्षण है, उपचारात्मक है, निदानात्मक है, इनका सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले उपलब्धि, फिर निदान, और फिर बाद में उपचार करोगे। तो ध्यान रखें, उपचार कभी भी पहले नहीं आ सकता, निदान कभी पहले नहीं आ सकता। नेक्स्ट, उपलब्धि परीक्षण के सोपानों का सही क्रम। तो जो उपलब्धि परीक्षण, उसके जो सोपान है, उसका सही क्रम आपको बताना है। तो देखो यहां पे सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए, तो यानी 2 नंबर। फिर है हमारे पास भारांक का निर्धारण, फिर उसके बाद ब्लूप्रिंट, और फिर प्रश्न लेखन। प्रश्न लेखन सबसे लास्ट में आएगा। 2 4 1 3, देखो इन तीनों में ही 3 नंबर लास्ट में दिया हुआ है, लेकिन 2 नंबर पहले आएगा। उद्देश्य हमेशा सबसे पहले आते हैं, तो इन दोनों में देखो 2 पहले दिया हुआ है। अब 1 4 और 4 1 कर दिया, तो 4 1 है, क्या हो जाएगा? 4 1। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण का आधार इनमें से कौन सा है? स्वपरीक्षण, कक्षा परीक्षण, पाठ्य पुस्तक परीक्षण, या फिर निदानात्मक परीक्षण? तो इसमें हो जाएगा निदान। उपचारात्मक शिक्षण का आधार जो है ना, वो असल में निदानात्मक परीक्षण ही है। निदानात्मक परीक्षण के बाद तैयार की जाने वाली उपलब्धि प्रोफाइल शिक्षक को क्या समझने में मदद करती है? क्या समझने में मदद करती है? छात्र के सामाजिक स्तर को, छात्र के विशिष्ट कठिन बिंदुओं और प्रगति के अंतराल को, छात्र के लिखावट की सुंदरता को, या माता पिता की शैक्षणिक पृष्ठभूमि को। तो ध्यान रखें, निदानात्मक परीक्षण के जो बाद तैयार की जाने वाली उपलब्धि प्रोफाइल विशिष्ट कठिन बिंदुओं और प्रगति के अंतराल को जो है समझने में मदद करती है। निम्नलिखित में से कौन से 2 उपचारात्मक शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों के सीखने में बेहतर करने के लिए होता है, यह तो हो सकता है। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों के शिक्षण में बदलाव करने के लिए भी होता है। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों द्वारा अपने शिक्षार्थी को समझने के लिए। शिक्षार्थी को क्यों समझना है? तो आप पढ़ाओ। उपचारात्मक शिक्षण अभिभावकों के लिए है कि वे जाने कि नहीं, बिल्कुल अभिभावकों के लिए नहीं है। तो इसमें पहला और दूसरा ही सही होंगे, और ये हो गया आपका 1 और 2 नंबर। ये हो गया आपका 100 नंबर क्वेश्चन भी हो गया।
और इसी के साथ आपके 3 पेपर हमने किए हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आपको टॉपिक मिल रहे हैं। टॉपिक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है वहीं पर मिलेगा अगली क्लास का, तो वो आप जरूर ज्वाइन करें। रीड को लेकर आज शाम तक या कल तक एक बढ़िया वीडियो आएगा। पहले हम तैयारी कैसे करें, कई बच्चों की पात्रता क्लियर है, कई बच्चों की पात्रता क्लियर नहीं है, जिनकी क्लियर है उन्हें क्या करना चाहिए, इसको लेकर एक विस्तृत रणनीति और योजना के साथ हम प्रस्तुत होंगे। और वीडियो जरूर आप देखिएगा, आप लोगों को फायदेमंद है। जिनके क्लियर हो रखी है उनके लिए फायदेमंद रहेगा और जिन्होंने नहीं किया अभी तक उनके लिए भी रहेगा। ठीक है, तो आप सेकेंड यूनिट की तैयारी जारी रखें और फाउंडेशन बैच की आपको जानकारी दे दी है मैंने, और बाकी हम मिलेंगे कल। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और हाइप जरूर करें। वो जो नंबर दिए जाते हैं उस पर जरूर क्लिक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल की क्लास अच्छी नहीं थी क्या, या आपको ये सीरीज अच्छी नहीं लग रही? 3 पेपर हो गए, नहीं सर हमसे तो कवर ही नहीं होता, हम जीके कवर करें या फिर हिंदी कवर करें सर, ऐसा रोना तो नहीं रो रहे हो? नहीं कल को कह देगा नहीं सर अब हिंदी कवर कैसे करें, हम तो हो ही नहीं रही हमसे हिंदी, ऐसा तो नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए, कवर तो सारा ही करना पड़ेगा। अब चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं अगले पेपर के लिए जो कि कल होगा।